हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर की, स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की। तो स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है, जो स्टील यूज करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में, उसका स्टडी करेंगे हम। स्ट्रक्चरल स्टील एज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, तो ये अयस्क होता है, जिसे हिंदी में अयस्क कह सकते हो, कहते हैं हम लोग, और ये आयरन और कार्बन का मुख्यतः अयस्क होता है, ठीक है। इन स्ट्रक्चरल स्टील कार्बन कंटेंट बिटवीन 0.2 to 0.35%। स्ट्रक्चरल स्टील में हमेशा हम कार्बन कंटेंट 0.2 to 0.35% रखते हैं। अगर हम कार्बन कंटेंट को अगर इंक्रीज करें, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, हार्डनेस भी इंक्रीज होगी, ब्रिटलनेस भी इंक्रीज होगी, बट डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल स्टील इज यूज्ड इन बिल्डिंग, ट्रस, स्पेस फ्रेम्स एंड ब्रिज ड्यू टू फॉलोइंग एडवांटेज। क्यों किया जाता है स्ट्रक्चरल स्टील का यूज स्ट्रक्चर में, क्यों किया जाता है, उसका एडवांटेज देखेंगे। स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंथ अपॉन वेट रेशियो इसका हाई होता है, इसलिए स्पीड ऑफ इरेक्शन, आप इसको निर्माण स्तर पर या जहां पर बना रहे हो आप फटाफट यानी क्विकली आप इसे असेंबल कर सकते हो। प्री फैब्रिकेशन, प्री के साइड पर आप जो चाहिए कंपोनेंट आप फैक्ट्री में आप उसी मेजर का आप प्रॉपरली तरीके से और कम टाइम में बना सकते हो। प्री फैब्रिकेशन मतलब कम टाइम में चीजों को मतलब इस कंपोनेंट को उपलब्ध करा देना। डीमोल्टिबिलिटी यानी जहां पर आपने सेटअप वो किया है, स्ट्रक्चर बनाया, वहां से अगर आपको दूसरे जगह खोल के ले जाकर अपना सपोर्ट से, तो आप सपोर्ट को ओपन कर देंगे और दूसरी जगह ले जाके डीमोल्टिबिलिटी कर देंगे, मतलब दूसरी जगह ले जाके आप फिर से उसे फिट कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो भी निर्माण चाहिए होता है, बिल्ड करना होता है, हम कर लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। स्टील का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड फास्फोरस। स्टील बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट के बेसिस पर स्टील कितने टाइप के होते हैं। लो कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन कंटेंट कार्बन कंटेंट 0.1 to 0.25%। मीडियम कार्बन स्टील 0.25 to 0.60%। हाई कार्बन स्टील 0.6 to 1.1%। अब नोट में हम लोग पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं, जिसे लो कार्बन स्टील भी कहा जाता है। माइल्ड स्टील हमेशा डेफिनिट फील्ड पॉइंट शो करता है, क्या शो करता है, डेफिनिट फील्ड पॉइंट शो करता है, डेफिनिट फील्ड पॉइंट। बल्कि HYSD स्टील डू नॉट शो डेफिनिट फील्ड पॉइंट, इसका मतलब ये कार्बन कंटेंट इसमें ज्यादा है, डू नॉट शो फील्ड पॉइंट, डेफिनिट फील्ड पॉइंट। अब स्टील प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैल्येबिलिटी, हार्डनेस, क्रीप, फटीग, टफनेस, टफनेस। आगे 9 प्रॉपर्टी है, टोटल 9 प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी क्या होता है कि हमने 100 में पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि जब माइल्ड स्टील का ग्राफ बनाते थे, ऐसे करके ये ग्राफ बनाते थे, तो हमारा ये प्रोपोर्शनल लिमिट होता था, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट होता था, मिड पॉइंट होता था, तो अपर एंड पॉइंट, लोअर एंड पॉइंट, ठीक। प्लास्टिक रीजन कहते थे, अल्टीमेट के फ्रैक्चर पॉइंट, ये होते थे। ABCD करके हम लोग कंसीडर करते थे। इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर हम फोर्स को किसी वस्तु पर या किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे, फोर्स को अगर हटा देते हैं तो वो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी यानी दोबारा जो स्ट्रेच या स्ट्रेन डेवलप हुआ है वो दोबारा अपनी मूल पोजीशन में आ जाता है, वो यानी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि वो बॉडी इलास्टिक। लेकिन ये कब होगा, अंडर इलास्टिक लिमिट, जब इलास्टिक लिमिट यानी बी की बात करते थे हम लोग, अंडर इलास्टिक लिमिट,
जब ये फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंडर लगेगा तभी ये हो सकता है, अदरवाइज वो अपर इम्पॉर्ट इलास्टिक रीजन में चला जाएगा। प्लास्टिसिटी कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट लोड, अगर लोड को बढ़ाते चलेगा और इलास्टिक लिमिट के पार कर गया, इलास्टिक लिमिट के पार कर गया, तो अब हमारा मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को रिगेन नहीं कर पाएगा, यानी वो मूल पोजीशन में नहीं लौट पाएगा और जैसा है वैसा ही रहेगा। डक्टिलिटी का कन्वर्ट मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा अगर आप उसे कन्वर्ट करते हो इनटू थिन वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो वो 3 mm के कहा जाता है 3 mm के थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस सडन फेलियर, अगर कोई मटेरियल है आप उस पर लोड लगा रहे हो, ठीक, और उसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है या ब्रेकिंग रीजन नहीं दिख रहा है और डायरेक्ट वो फेल कर जा रहा है लोड इंक्रीज करने के बाद, तो आप कह सकते हो कि वो ब्रिटल मटेरियल है। ब्रेक विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, मतलब आपका डिफॉर्मेशन उसमें दिखाई नहीं देगा और मटेरियल अचानक से सडन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैल्येबिलिटी की बात करते हैं। मैल्येबिलिटी ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्ट इनटू थिन शीट। मैल्येबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे मटेरियल को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। हार्डनेस रेजिस्टेंस टू अब्रेशन और स्क्रैचिंग। हार्डनेस वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर मटेरियल को आप स्क्रैच करते हो तो उसमें स्क्रैचिंग नहीं होनी चाहिए। क्रीप और फटिग एक तरह का फेलियर होता है, क्रीप और फटिग एक तरह का फेलियर होता है। क्रीप कंटीन्यूअस स्लो डिफॉर्मेशन अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस, कंटीन्यूअस स्लो डिफॉर्मेशन अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस, मतलब कंटीन्यूअस और टाइम डिपेंडेंट ये होता है और लोड की वैल्यू रहेगी हमारी जो भी कांस्टेंट रहेगी लोड की वैल्यू, और टाइम के साथ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। टाइम के साथ क्या करेंगे उसमें डिफॉर्मेशन, किसी भी अपने स्ट्रक्चरल मेंबर में डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा तो उसे हम क्रीप कह देंगे। फटीग क्या होता है? फटीग फेलियर होता है ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। अगर कोई भी मटेरियल है अगर उस पर बार बार आप साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हो, ठीक है, और उसमें फेलियर देखने के लिए मिलता है। साइक्लिक लोडिंग मतलब रिपीटेटिव लोडिंग, किसी चीज को बार बार सेम अमाउंट में आप एनर्जी देना, ठीक है, तो वहां पे आप फटीग फेलियर देखने के लिए मिलेगा आपको। टफनेस प्रॉपर्टी विद स्टैंड स्ट्रेच मतलब खिंचाव, बेंड और ट्विस्ट अंडर हाई स्ट्रेस। तो टफनेस वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो विरोध करता है, मतलब बियर कर सकता है, ठीक, किसकी कौन सी स्ट्रेस को, बेंड को और ट्विस्ट को अंडर हाई स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस में अगर कोई मटेरियल स्ट्रेस हो रहा है, बेंड हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है तो टफनेस अगर मटेरियल की ज्यादा है तो वो होने नहीं देगा उसे। टफनेस की ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं आगे। तो हम बात करेंगे अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेट या डेंसिटी 78500 न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 78.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब या 7850 केजी पर मीटर क्यूब। यंग्स मॉडुलस ईएस, यंग्स मॉडुलस को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टील के लिए है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या एमपीए भी कह सकते हैं इसे एमपीए भी कह सकते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, अल्फा की वैल्यू 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। पॉइजन रेशियो 0.3 इन इलास्टिक रेंज, 0.5 इन प्लास्टिक रेंज। ठीक, एडवांटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चर, एडवांटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है पर यूनिट वेट, यानी कम वेट में ये ज्यादा
लोड स्ट्रेंथ देता है, यानी ज्यादा लोड कैपेसिटी है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। स्टील इज एन डक्टाइल मटेरियल, स्टील एक डक्टाइल मटेरियल होता है। अभी हमने देखा कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, तो डक्टिलिटी का मतलब ये है कि सडन फेलियर ना होने पाए, वार्निंग देके फेल करेगा। स्ट्रक्चरल स्टील आर टफ, टफ का मतलब स्ट्रेंथ और टफनेस का मतलब, टफ का मतलब स्ट्रेंथ देगा हमें, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कन्वेनिएंट हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। ये तो आप जानते हैं कि आसानी से आप स्टील मेंबर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, साइड पर ले जा सकते हैं। लॉन्ग लाइफ स्टील की हमेशा, स्टील जो होता है मटेरियल वो लॉन्ग लाइफ होता है, उसकी लाइफ लॉन्ग होती है। प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टाइम मोस्टली, इसकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, मोस्टली चेंज नहीं होती है। अगर एक्सपोजर कंडीशन मतलब ऐसा ना हो कि अगर उसका मेंटेनेंस रखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो पाएगी। इरेक्टेड एट फास्टर, इरेक्टेड का मतलब बताया था कि ये साइड पर इजीली और आराम से और टाइम के साथ कम टाइम में ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। इरेक्टेड का मतलब इट कैन बी रीयूज, स्टील को आप दोबारा क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, कहीं और ले जाके आप उसे फिर रिबिल्ड कर सकते हो। साइक्लेबल मटेरियल, अगर आप किसी और फॉर्म में चाहते हो तो फैक्ट्री में ले जाके इसको रिसाइक्लेबल कर सकते हो, साइक्लेबल कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करता हूँ, हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टील का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, स्टील की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है अदर मटेरियल की अपेक्षा। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, अदर मटेरियल की अपेक्षा जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं उनकी अपेक्षा कह रहा हूं। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है, ठीक। ये एक्सपोजर कंडीशन, जैसे बारिश वारिश से हमें बचानी रहती है कि हमें इरोजन ना हो जाए, कोरोजन ना हो उसका, सॉरी कोरोजन ना हो उसका। पुअर फायर प्रूफिंग, ये इंसुलेटिंग मटेरियल, ये पुअर फायर प्रूफिंग का मतलब है कि ये फायर को रजिस्ट नहीं कर पाता आसानी से, और अगर फायर के कांटेक्ट में आएगा तो ये हीट हो जाएगा, फायर के कांटेक्ट में आने पर ये हीट हो जाएगा। बकलिंग, आप स्टील मेंबर है, अगर कंप्रेशन लोड आ रहा है कोई, अगर स्टील मेंबर है तो ये स्टील मेंबर है, अगर कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेशन लोड आ रहा है तो ये बकल कर जाता है, ये बकल कर जाएगा, ये बकल कर जाएगा आसानी से, ये बकल कर जाएगा। बकलिंग मतलब साइड साइड में ये क्या करेगा, बकलिंग प्रेशर लगेगा तो ये बकल कर जाएगा साइड से। फटीग क्या होता है, फटीग हमने देखा था कि साइक्लिक लोडिंग लेने पर कोई मटेरियल फेलियर होता है, तो इसमें फटीग